नहीं रहेगा मुख्तलिफ टाइप का। मैडम ने हल्की सी अंगड़ाई ली। सर्कस घोड़ा है, बस जरा इसकी समझ में आ गई तो एकदम शांत हो जाएगा, इशारों पर चलेगा और सरपट भागेगा। इसकी बादामी आंखों में एक बार फिर नशा तैरने लगा। चंद लम्हे खामोशी रही, जैसे वो तसव्वुर ही तसव्वुर में इसे अपने इशारों पर चलता देख रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी राहत झलकने लगी। फिर वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मत समझना कि अभी वो मेरे बस में नहीं है। मैं चाहूँ तो अब भी ये सरपट भाग सकता है, जैसे भैंसों का दूध धोने के लिए इन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इस तरह अड़ियल घोड़ों को सरपट चलाने के लिए भी ज़बरदस्त इंजेक्शन होते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कम से कम तुम्हारे हीरो इमरान के हवाले से मुझे ये बनावट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। नॉट इट वेल। मैं चाहूँगी कि वो पूरे होशो हवास के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और इसे महसूस भी करे। शायद सलीम ने ठीक ही कहा था। मैडम नादिया एक एबनॉर्मल लड़की थी। फिलवक़्त इसकी तमाम तवज्जो का मरकज़ इमरान बना हुआ था। वो इसे तस्खीर करने के चक्कर में थी। शायद हमारे यहाँ पहुँचने से पहले वो इस सिलसिले में थोड़ी बहुत कोशिश कर भी चुकी हो। पता नहीं क्यों नादिया का रवैया देखकर मुझे एक तरह की तसल्ली भी हुई। इससे पहले मुझे और इकबाल को अंदेशा था कि इमरान के पकड़े जाने के पीछे जहलम में मजीद मिट्टू की हलाकत का वाक़या है और नवादरात वाला मामला भी इस सारी सूरत हाल को गंभीर बना रहा है। मगर मैडम नादिया से बात करके पता चला कि सूरत हाल इतनी नाजुक नहीं जितनी हम समझ रहे थे। मैडम नादिया ने सिर्फ इस रात वाले वाक़े को अना का मसला बनाया हुआ था। वो इमरान को शिकार करना चाहती थी और अगर इस सारे मामले में इसे किसी पर हकीकी गुस्सा था तो वो सलीम था। वो इसे गद्दारी का मुर्तकिब समझ रही थी। इसके नज़दीक सलीम का कसूर नाकाबिले माफ़ी था। इसकी वजह से न सिर्फ पहली बार हम तीनों लाल कोठी से बचकर निकल गए थे, बल्कि दूसरी बार भी इसने मुझे और इकबाल को भगाने की पूरी कोशिश की थी। मुझे मेरे सरकश घोड़ों के बारे में कोई टिप दो। वो सिगरेट सुलगा कर बोली, इस पर काठी डालने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? तुम घोड़ों के साईं तो नहीं हो, लेकिन तुम घोड़े तो हो। एक घोड़ा अपने साथी घोड़े के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैंने गहरी सांस ली। शुरू में मैं काफ़ी खौफज़दा था, मगर अब नादिया का रवैया और इसका नस्ल-ए-आइन जानने के बाद मैं खुद को काफ़ी ईजी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मैडम मैं कोई नफ्सियात दान तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपको बता सकता हूँ। वो अपने दोस्तों के बारे में बहुत टीची है। क्या कहना चाहते हो? मैंने अंदाज़ा लगाया है कि सलीम के बारे में आपका रवैया बड़ा सख्त है। कुछ देर पहले इसके साथ काफ़ी मारपीट हो चुकी है और लगता है कि आप इसे कोई कड़ी सज़ा देने वाली हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करके गलत करेंगी। अपनी नुक्ते नज़र से आप सही हैं, लेकिन अगर आप इसे माफ़ कर दें तो इसका इमरान पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वेरी गुड। तुम्हारा मतलब है कि इमरान को राह रास्त पर लाने के लिए सलीम को इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, तो फिर क्यों ना इसको ज़रा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नादिया का लहजा बदल गया। मैंने चौंक कर इसे देखा। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, हो सकता है सलीम को माफ़ी देने का तुम्हारे हीरो भाई पर असर ना हो, जो इसे सज़ा देने का हो। सलीम को सख्त सज़ा से बचाने के लिए भी तो वो अपनी सरकशी ख़त्म कर सकता है। और फिर इसने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम भी तो इसके दोस्त ही हो। आजकल इमरान के दिल में तुम्हारे लिए ख़ुसूसी हमदर्दी जागी हुई है। पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो इतनी सीधी और आसान नहीं जितनी नज़र आती है। इसके लहजे में मेरे लिए एक ख़तरनाक धमकी पोशीदा थी। वो मेरे बदले हुए तासरात देखकर जल्दी से बोली, नो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक पत्थर से दो परिंदे शिकार करना। मैं भी यही करूँगी। अगर मैंने इस्तेमाल करना हुआ ना तो सलीम लंगड़े को ही करूँगी। इसको ही सज़ा मिलेगी और हो सकता है इसकी सज़ा से तुम्हारे हीरो साहब की दौलतियाँ भी ख़त्म हो जाए। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह से पिटाया और पछताया भी कि मैंने ऐसी बात क्यों कही। इसने फ़ौरन मेरी ये बात पकड़ ली थी कि इमरान अपने दोस्तों के बारे में बड़ा टीची है। इमरान की मुसीबत के ख्याल ने मुझे अदमुआ सा कर दिया था। बंदा जिसको नाकाबिले शिकस्त समझता है और जिसकी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा एतमाद होता है, वो अचानक किसी वजह से भी दस्तोपा नजर आए तो दिल को शदीद ठेस लगती है। मेरे साथ भी कुछ यही हो रहा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इमरान यहाँ मैडम नादिया की गिरफ्त में आ चुका है और इसे बेबस करके मारा पीटा गया है। इमरान को परेशानी और बेबसी की हालत में देखने का तसव्वुर ही मुझे हल्कान कर रहा था। मैंने डरते डरते नादिया से पूछा, क्या मैं इमरान को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, अभी लो। इसने बेड पर लेटे लेटे बड़े साइज के रिमोट कंट्रोल पर 2-3 बटन प्रेस किए। एकदम स्क्रीन पर इमरान मेरे सामने आ गया। इसके साथ ही मेरा दिल उछल कर रह गया। वो एक कालीन पर बैठा था। इसने दीवार से टेक लगा रखी थी। ये उसी लाल कोठी का कोई कमरा नजर आता था। इमरान के चेहरे पर गहरे नील थे। दोनों आंखें वरमज़दा थी। इसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो एक ऐसी खिड़की के पास बैठा था जिस पर आहिनी ग्रिल थी। ग्रिल के पास एक मोटी मुलाजमा खड़ी थी। जिस मुलाजमा को हम पिछली बार भी देख चुके थे। यही थी जिसने रूटीन में कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था और इमरान ने मुझे बाहर से बुलवा कर दरवाज़ा खुलवाया था। इसका नाम आसिया था। मैंने देखा इमरान के चेहरे पर तकलीफ का साया है।
और वो बेचारगी के अंदाज में मुलाजमा आसिया से कुछ कह रहा है। शायद वो इससे किसी तरह की मदद तलब कर रहा था। इमरान को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैडम नादिया ने कहा, आवाज़ भी सुनना चाहते हो इमरान साहब की? फिर मेरे जवाब देने से पहले ही इसने साइड टेबल के पास से कोई बटन प्रेस किया और स्क्रीन पर तस्वीर के साथ आवाज़ भी उभरने लगी। आवाज़ ज़्यादा साफ नहीं थी लेकिन सुनी जा सकती थी। इमरान कह रहा था, मैं सच कह रहा हूँ आसिया जी, औरत की खूबसूरती मोटे या पतले होने में नहीं होती, इसके चेहरे में होती है। और तुम्हारा चेहरा 101% मेरी मंगेतर रोजीना से मिलता है। आज अगर रोजीना जिंदा होती तो हूबहू तुम्हारी तरह होती। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें देखकर मेरे सारे जख्म हरे हो गए हैं, हरे भी और लाल सुर्ख भी। लगता है तुम्हें बकवास करने की आदत है। करीब खड़े गार्ड ने झिड़क कर कहा, आदत नहीं है यार, मैं तो इतना खामोश तबाह हूँ कि कभी बोलूँ तो यार दोस्त समझते हैं। शायद आज कोई त्यौहार है। ये तो आपकी बहन को देखकर बोलना पड़ रहा है। यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी रोजीना की तस्वीर दिखाऊं तो तुम भी हक्का बक्का रह जाओगे और आसिया जी तो समझेगी कि आईना देख रही हैं। गार्ड दांत पीस कर बोला, मैं एक बार मैडम से इजाज़त ले लूं, फिर तुम्हारी बोलती ऐसे बंद करूंगा कि क़यामत तक आवाज़ नहीं निकलेगी। तो अब और क़यामत क्या होगी? मेरे लिए तो क़यामत आ चुकी है मेरे ब्रदर। इसने यकसर फिदा हो जाने वाली नज़रों से मुलाजमा आसिया को देखा। आसिया के हाथ में सफ़ेद रुई थी और शायद कोई दवा थी। वो गालबन इमरान के चेहरे का जख्म साफ करने के लिए आई थी। झिलझिलाकर बोली, तुम्हें दवा लगानी है या नहीं? तुम अपने हाथ से लगाओगी तो कौन काफिर इनकार करेगा। लेकिन मुलाजमा ने सिट पिटाकर प्लास्टिक की बोतल और रुई वगैरह अहनी ग्रिल के रास्ते कमरे में फेंकी और अपने भारी जिस्म को हलकोरे देती हुई चली गई। मैडम नादिया ने रिमोट के जरिए स्क्रीन को तारीक कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारा हीरो दिलचस्प शय है, इतनी मार खाकर भी शर्मिंदा नहीं है। मैं बस सर हिला कर रह गया। दिली तौर पर मुझे वाकई मुसर्रत हुई थी। बेशक इमरान को मारा पीटा गया था, लेकिन ये मारपीट इसके चेहरे से, इसकी जादुई मुस्कुराहट छीनने में कतन नाकाम रही थी। कहीं पड़ी हुई ये बात याद आने लगी कि जो इंसान अपना हौसला नहीं हारता वो कुछ भी नहीं हारता। पता नहीं क्यों इमरान को हशाश बशाश देखने के बाद मैं खुद को भी वैसा ही महसूस करने लगा। इसी दौरान में फ़ोन की घंटी बजने लगी। नादिया फ़ोन सुनने के लिए साइड रूम में चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। सामने शीशे की निहायत नफीस तपाई पर अंग्रेज़ी अखबार रखा था। ये आज का ही था। मैं इसकी वरक गर्दानी करने लगा। अंदरूनी सफ़े पर एक खबर मेरे लिए काबिल तवज्जो थी। ये 3 दिन पहले जहलम में पेश आने वाले वाक़े से ही मुतल्लिक थी। 2 कालमी खबर की सुर्खी थी, रोड एक्सीडेंट में मजीद मिट्टू की हलाकत इत्तफाकिया नहीं थी, जेलियों में दर्ज था। पुलिस तफ्तीश में मजीद मिट्टू की हलाकत के बारे में कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। अंदाज़ा होता है कि खाई में गिरने से पहले मजीद की कार किसी और गाड़ी से टकराई थी। जाए हादसा से कुछ फासले पर सड़क के ऊपर भी तबाह होने वाली गाड़ी के शीशे मिले हैं और टायरों के निशान भी हैं। तफ्तीशी पुलिस अफसर के मुताबिक दोनों तरह के इम्कान मौजूद हैं। ये इत्तफाकी हादसा हो सकता है और किसी अदावत का शख्साना भी। इसी दौरान में मैडम नादिया अपनी उरियाँ टांगों को बड़े स्टाइल से हरकत देती हुई वापस आ गई। शायद फ़ोन पर किसी से कोई तलख बात हुई थी। वो कुछ बरहम नजर आती थी। थोड़ी देर तक वो बिस्तर पर नीम दराज होकर खुद को नॉर्मल करने की पोजीशन करती रही। इस कोशिश में इसने शेरी का एक और गिलास पिया। इसके अलावा इम्पोर्टेड सिगरेट के चंद गहरे कश भी लिए। तब वो मुझे देखते हुए बोली, मिलना चाहोगे इमरान से? अगर आप पसंद करें तो। मैंने कहा, आओ मेरे साथ। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैं एक बार फिर इसके पीछे चल दिया। मैं जानता था कि इस इमारत में हर जगह कैमरे मौजूद हैं और डिक्टाफोन भी लगे हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि नादीदा कान हमें सुन रहे थे और नादीदा आंखें देख रही थी। इस इमारत में जगह जगह पेंटिंग्स और नवादरात की सजावट नजर आती थी। राहदरियों में कीमती कालीन थे और ये सारी जगह सेंट्रली एयर कंडीशन थी। जल्द ही हम एक मुस्ततील कमरे में पहुंच गए। सामने ही वो दीवार गिर आईनी ग्रिल थी जिसकी दूसरी तरफ इमरान मौजूद था। ग्रिल के साथ जाली नहीं थी, इसलिए छोटी मोटी अशिया ग्रिल में से कमरे में पास की जा सकती थी। इमरान गालबन आयोडीन के जरिए अपने चेहरे के जख्म साफ कर रहा था। इसके लिए वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा था। दायां हाथ पट्टी में जकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो ज्यादा चौंका नहीं। यकीनन वो यहाँ हमारी आमद से आगाह हो चुका था। मुझे देखकर इसने मखमूम चेहरे के साथ एक लंबी आबरी, अच्छा हुआ था अभी तुमसे मुलाकात हो गई, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। वो बड़ी संजीदगी से बोला, मरे तुम्हारे दुश्मन? नादिया बोली, कहते सब हैं मरता कोई नहीं। वो तुरंत बोला, यानी मैं तुम्हारी दुश्मन? मैंने ये कब कहा? अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं खुद हूँ। आशिक खुद ही अपना दुश्मन होता है। मजनू, रांझा, फरहाद, इनमें से कौन ऐसा है जिसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? आशिक का शुरू से एजेंडा ही हलाक होने का होता है। मैं समझ गया कि अब मुझे भी मरना है, इस मुछियल गार्ड के हाथों या फिर अपने ताया अब्बा के हाथों। मुछियल गार्ड वही था जिससे ज़रा देर पहले इमरान की तलखी हुई थी। मुछियल गार्ड और ताया अब्बा, ये क्या बात हुई? नादिया ने इमरान की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए कहा, गार्ड साहब के हाथों मरने की इम्कानात यूँ रोशन है
कि मैं इनकी बहन से इश्क फरमाने से बाज नहीं आता और वो मुझे शूट करने से बाज नहीं आएंगे। अभी आपके आने से पहले हम दोनों में एक झड़प भी हो चुकी है। और ताया अब्बा वाली बात यह है कि वो हरफन मौला होने के अलावा बड़ी सख्त किस्म के मजहबी हैं। मैं जब इन्हें बताऊंगा कि मेरी मरहूमा मंगेतर रोज़ीना लाल कोठी की नहायत दिलकश और चुरबीली मुलाजमा आसिया की सूरत में वापस आ गई है तो इन्हें शदीद झटके लगेगा। वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि मैं आवागोन पर यकीन करने लगा हूँ, यानी इसी बात पर वो मुझे कत्ल फ़ी सबीलिल्लाह कर देंगे। जब तुम्हें मरना ही है तो फिर किसी के काम क्यों नहीं आ जाते बास्टर्ड। नादिया अजीब नशीले अंदाज में बोली, काम तो मैं इसी के आ सकता हूँ जिससे मुझे ये आनन फानन इश्क हुआ है। अपनी इस चरबीली मुलाजमा को मेरे हवाले कर दो। 3-3.5 साल के अंदर ही 4 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा न कर दूं तो मुझे हीरो न कहना। इमरान बड़े यकीन के साथ सीने पर हाथ रखकर बोला, 3-3.5 साल में 4 बच्चे। नादिया ने भुएं उचकाई। 20 ओवरों में आजकल 200 स्कोर हो रहा है तो 3.5 साल में 4 बच्चे क्यों नहीं होते। मेरे ख्याल में तो 5 भी हो सकते हैं। जुड़वा बच्चों का चांस भी तो होता है। नादिया ने इमरान को घूर कर देखा, फिर इसकी बादामी आंखों में एक जहरीली चमक उभर आई। वो लंबी सांस लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली, लगता है कि तुम्हें क्रिकेट से काफ़ी दिलचस्पी है। चलो एक 20-20 मैच तुम्हें भी दिखाती हूँ। इसने बावर्दी गार्ड को कोई इशारा किया। अचानक मेरी शरियानों में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। 2 सेहतमंद गार्ड तेजी से मेरी तरफ आए और मुझे दोनों बाजुओं से थाम लिया। इसके साथ ही हट्टा कट्टा शेरा बरामद हुआ। ये वही करख्त चेहरा ग्रांडियल था जिससे पिछली मरतबा इमरान की खूनी झड़प हुई थी। इमरान ने इस इंचार्ज गार्ड को 2 खौफनाक टक्करों से नॉकआउट करके सभी को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। शेरे के हाथों में नायलॉन की रस्सी नजर आ रही थी। मुझे पकड़ने वाले दोनों गार्ड की गिरफ्त बड़ी सख्त थी। उन्होंने मुझे धकेल कर एक कुर्सी पर बिठा दिया। ऐसे मनाजिर इससे पहले मैंने कहानियों में पढ़े थे या फिल्मों और ड्रामों में देखे थे। चंद माह पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन खुद मेरे साथ ये सब कुछ पेश आएगा। जाबर लोगों की सख्ती, असले की नोक और मौत का लमस मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ महसूस कर रहा था। मैंने खुद को छुड़ाने की इस तरारी कोशिश की। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इस वक्त मेरा चेहरा जर्द हो चुका है और मेरी आंखों की रंगत मुझे पकड़ने वालों का हौसला बढ़ा रही है। और यही वक्त था जब मैंने इमरान की तरफ भी देखा। इन लम्हों में मुझे इमरान का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। बज़ाहिर चेहरा स्पार्ट था मगर आंखों में एक ऐसी कैफियत थी जो मैंने पहले बस 1-2 दफ़ा ही देखी थी। ये कैफियत इसकी मासूम सूरत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसमें आग थी, सफ़ाकी थी और एक पोशीदा तवानाई थी। मेरे दिल ने गवाही दी कि इमरान कुछ कर गुजरने का इरादा कर रहा है और इसके साथ ही दिल ने ये गवाही भी दी कि वो जो कुछ करना चाहता है वो कर गुजरेगा। हाँ, अगर मेरे साथ कोई बुरा सलूक किया गया तो वो कर गुजरेगा। इसके साथ ही जहन में ये सवाल उभरा कि वो क्या करेगा। दरवाज़ा मुकफ़ल था, खिड़की पर आहिनी ग्रिल थी। आए गार्ड ज़रूर खिड़की के करीब मौजूद था। क्या वो ग्रिल में से हाथ गुजार कर इससे राइफल छीनने की कोशिश करेगा या फिर किसी ज़ोरदार ज़रब से दरवाजे का खटका तोड़ना चाहेगा। अभी ये सब कुछ मेरे जहन में चल रहा था। एक और वाक़या हुआ। मैंने देखा कि सामने खड़े 2 गार्ड्स एकदम अटेंशन हो गए। इनमें शेरा भी शामिल था। मुझे पकड़ने वाले दोनों गार्ड्स भी बेहरकत हो गए। शायद उन्होंने मुझे थामा ना होता तो वो भी अटेंशन हो जाते। ऊंची एड़ी की ठक ठक सुनाई दी और मैंने एक जवान साल औरत को अंदर आते देखा। इसे थोड़ी सी रियायत के साथ लड़की भी कहा जाता था। उम्र यही कोई 25 साल रही होगी। इसने पतलून और जर्सी पहन रखी थी। जर्सी के दोनों बाजू अड़से हुए थे, बाल बॉयकट थे। वो गदास जिस्म होने के बावजूद किसी यूरोपियन खिलाड़ी की तरह चुस्त और तवाना नजर आती थी। मेरे दिल ने पुकार कर कहा, यही बड़ी मैडम सफूरा शिराजी है। इसकी सूरत भी ये गवाही दे रही थी कि ये मैडम नादिया की बड़ी बहन है। इसने माहौल पर एक तायराना नजर डाली और बोली, हेलो नादो भाई, क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं सिस्टर, इस बंदे से छोटा सा इंटरव्यू करना है। नादिया ने इमरान की तरफ इशारा किया। इसके लहजे से अंदाज़ा हुआ कि इसे बड़ी बहन की आमद कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ बड़ी बहन ने भी इसकी नहायत मुख्तसर निकर और खुले गिरबान को नापसंदीदगी से देखा था। अच्छा, ये है वो स्पाइडरमैन जो यहाँ घुसा था। सफूरा ने इमरान का जायज़ा लिया। हाँ सिस्टर, ये भी और ये भी। इस मरतबा नादिया ने मेरी तरफ इशारा किया। इनके अलावा एक तीसरा भी है। अच्छा, इनमें से शेरे के साथ झड़प किसकी हुई थी? मैडम सफूरा के लहजे में तजस्सुस उभरा। इसके जो अंदर बैठा है इमरान नाम है। हीरो हीरो भी कहते हैं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है और बाजीगरी करता है। ज़बरदस्त। सफूरा इमरान के करीब चली गई और यूं देखने लगी जैसे पिंजरे में बंद किसी खास नस्ल के जानवर को देखा जाता है। नादिया ने खंकार कर बड़ी बहन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और बोली, सलीम लंगड़े के साथ इसका पुराना याराना है। वो भी सर्कस में काम करता था।
इसकी वजह से ये लोग यहाँ से निकल भागे थे। मैडम सफूरा बड़ी शान से सोफे पर बैठ गई। नादिया के इशारे पर मुझे थामने वाले दोनों गार्ड्स ने मुझे छोड़ दिया और ज़रा हट कर अटेंशन खड़े हो गए। मैडम सफूरा ने मुझे देखा, इसकी खोजी नज़रें जैसे मेरे सर के अंदर घुसने लगी और दिमाग का एक्सरे करने लगी। वो निगाहें वाकई वर्मी जैसी थी। फिर ये वर्मा सिफ्त निगाहें इमरान की तरफ उड़ गईं। चंद लम्हे बाद वो बोली, नादो, हमें इस सारे मामले को ईजी नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ चोर उचक्के हो सकते हैं और इससे भी बढ़कर भी इनसे पूरी तरह पूछगछ करो। इनकी तलाशी वगैरह हो गई है? हाँ सिस्टर, अभी तक कोई ख़ास चीज़ तो नहीं मिली सिवाय एक पिस्तौल के। गाड़ी की तलाशी? नहीं, वो तो नहीं ली। जाओ शेरा, गाड़ी को अच्छी तरह देखो। शेरा हुक्म की तामील के लिए तेज़ी से बाहर चला गया। इमरान की गाड़ी की चाबी यकीनन इसके पास ही थी। शेरे की वापसी 8-10 मिनट बाद हुई। इस दौरान में मैडम सफूरा फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। इसकी बातें रियल एस्टेट के कारोबार के बारे में थी। ज़मीनों की कीमत, बिल्डिंग मटीरियल के खर्चे और टैक्सेस, बस इस तरह की बातें थी। अंदाज़ा होता था कि वो अपने शोहर नामुराद की मौत के बाद इसके कारोबार को बखूबी संभाल रही थी। दूसरी तरफ शायद कोई पठान था। मैडम ने इसे खाना कहकर मुखातिब किया था। फिर बात करते करते वो दूसरे कमरे में चली गई। वो वापस आई तो शेरा भी तलाशी लेकर वापस आ चुका था। गाड़ी के डैशबोर्ड में से निकलने वाली अशिया इसने गाड़ी के सफाई वाले कपड़े में बांध रखी थी। इसने ये कपड़ा मैडम सफूरा शिराजी के सामने शीशे की तपाई पर रखा और गिरा खोल दी। गाड़ी के कागजात थे, चंद किस्टें थी, एक पेशकश और कुछ रसीदें वगैरह। मैडम सफूरा इन चीज़ों का जायजा लेने लगी। वो कागजात को ध्यान से देख रही थी। फिर अचानक इसने इमरान से सवाल किया, हीरो साहब, तुम जुमेरात के दिन जहलम गए थे GT रोड के जरिए? जी हाँ, इमरान ने मखमूम लहजे में कहा। मैडम सफूरा के हाथ में दरियाए चनाब और जहलम के पुलों पर लिए गए टोल टैक्स की 2 पर्चियाँ नजर आई थी। क्यों गए थे? इसने पूछा। दरअसल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। आर्टिकल का मौजू ये है कि सोहनी असल में दरियाए चनाब में नहीं डूबी थी, बल्कि दरियाए जहलम में डूब कर फोत हुई थी। वंडरफुल, ज़बरदस्त, बड़े ऊंचे ख्यालात हैं तुम्हारे, लेकिन ये ख्यालात पढ़ेगा कौन? मैडम सफूरा ने इस्तफसार किया। पढ़ेगा नहीं तो देखेगा ज़रूर, ये दौर ही देखने का है। दरअसल मेरे ताया साहब, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, एक न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं। मेरे इस आर्टिकल के टुकड़े न्यूज़ चैनल पर चलेंगे और हज़ारों लाखों लोग पढ़ेंगे। दरअसल बात यह है कि आजकल ख़बरों का काम कुछ मंदा चल रहा है। खबरों की प्यास में ताया जी की ज़ुबान बाहर निकली हुई है, बल्कि सब चैनल्स की ज़ुबानें बाहर निकली हुई हैं। अब ऐसे में ये सोहनी वाली इतला ब्रेकिंग न्यूज़ साबित होगी। इस पर यकीन कौन करेगा? ना करे यकीन, बहस तो छिड़ जाएगी ना। गुजरात वाले हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इतना बड़ा एजाज़ दरियाए चनाब से छिन जाए। वो हर सूरत ये साबित करेंगे कि सोहनी को दरियाए चनाब नहीं निकला था। दूसरी तरफ जहलम वाले अपने दरिया की मशहूरी चाहेंगे, चैनल्स वाले अपने अपने बम्बू काट बुलाएंगे। आपको पता ही है कि इनमें से हर कोई अरस्तु और अफलातून के कान काटता है। ये लोग मेज़ों पर मुक्के मार मार कर और चिल्ला कर अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलीलें देंगे। चंद ही दिनों में सोहनी की गुरगाबी वाला मसला मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। चैनल्स पर मुश्तहिर किया जाएगा। SMS के ज़रिए अपनी राय दें। ऑप्शन नंबर 1, सोहनी दरियाए चनाब में गरक हुई। ऑप्शन नंबर 2, सोहनी दरियाए जहलम में गरक हुई। ऑप्शन नंबर 3, सोहनी गरक ही नहीं हुई। शाहराहों पर गाड़ियाँ रोक रोक कर लोगों से पूछा जाएगा कि आपके ख्याल में सोहनी का रुझान दरियाए चनाब की तरफ ज़्यादा था या दरियाए जहलम की तरफ? इसके अलावा चैनल्स पर पट्टियाँ चल जाएंगी। अगर आपके पास सोहनी के गरक होने की कोई तस्वीर या फुटेज हो तो हमें इरसाल करें और सवाब दारैन हासिल करें। जी हाँ मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है। चंद ही दिनों में ये अहम तरीन इशू बन जाएगा और ऐन मुमकिन है कि दोनों सूबों में सोहनी की मौत का क्रेडिट लेने के लिए खींचा तानी शुरू हो जाए। दोनों सूबे, ये गुजरात और जहलम तो दोनों एक ही सूबे में हैं। मैडम ने कहा। मैं लड़ाई छिड़ जाने के बाद की बात कर रहा हूँ जी, इमरान ने रवानी से कहा। ज़्यादा नहीं तो 2.5-3 माह ये बहस चलेगी। इसके बाद सोहनी वापस दरियाए चनाब में आ भी गई तो हम इंशाल्लाह कोई और शोशा छोड़ दें। मसलन ये कि हीर जहर खाने से नहीं मरी थी, बल्कि इसकी जान एक और सदमे ने ली थी। गांजे ने अपना नेटवर्क तब्दील कर लिया था और अपने नए नंबर से हीर को बेखबर रखा था। हीर और नेटवर्क, यह क्या बात हुई? मैडम बहस ही छेड़नी है ना, इमरान ने कहा, लेकिन इतला कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे बहस छिड़ भी सके। मैं तुम्हारे ताया के न्यूज़ चैनल के लिए तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ, मैडम सफूरा ने अजीब लहजे में कहा। इसके बदले हुए लहजे ने मुझे समेत सारे हाजरीन को चौंका दिया। वो 90 तुले कदमों से इमरान के करीब पहुंची और बोली, मैं अभी पोर्च में तुम्हारी गाड़ी देख कर आ रही हूँ। वो एक तरफ से पिचकी हुई है। लगता है कि सड़क पर किसी गाड़ी को साइड मारी है तुमने या किसी ने तुम्हें मारी है। तो इससे क्या साबित करना चाहती हैं आप? वो इमरान की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए बोली, मैं तुम्हारे तीसरे साथी को भी देख कर आ रही हूँ। इसकी दोनों टांगें जली हुई हैं और ज़ख्म 2-3 दिन पुराने हैं। कहता है कि केरोसिन के चूल्हे से आग लगी है, चाय बना रहा था। वो हमेशा सच बोलता है, हालांकि ये शर्म की बात है कि एक बंदा शादीशुदा होने के बावजूद खुद चाय बनाए। एक बार फिर मैडम ने इमरान के मज़ाहिया जुमले पर कोई रद्द-ए-अमल
मुकम्मल जाहिर नहीं किया। इसके चेहरे पर गहरी सोच और आंखों में अजीब सनसनी थी। वो सबकी मौजूदगी में भी जैसे कहीं बहुत दूर चली गई थी। इसकी पुरतफक्कर निगाहें इमरान पर जमी थी। वो खोए खोए अंदाज में छोटी बहन नादिया की तरफ मुड़ी और गंभीर लहजे में बोली, मैंने तुमसे कहा था ना नादो कि इस मामले को ईजी न लो। ये सिर्फ चोरी चुकारी का चक्कर नहीं है। जुमेरात के दिन जिस वक्त मजीद का हादसा पेश आया था, ये लोग जहलम में मौजूद थे। ना सिर्फ जहलम में थे बल्कि मुझे लगता है कि मौके पर भी मौजूद थे। मौके पर नादिया ने हैरानी से कहा, हाँ, इनकी गाड़ी का जो साइड एक्सीडेंट है वही साइड मजीद की गाड़ी से टकराई थी। इस बात का 95% इम्कान है कि मजीद की गाड़ी को इसी गाड़ी से टक्कर मारकर खाई में गिराया गया है। सफूरा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।